हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी लर्न। मैं हूं संदीप वर्मा और आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 साइंस का करने वाले हैं, जिसका नाम है ऊष्मा। तो ऊष्मा है गर्मी। किसी भी चीज़ के अंदर कोई वस्तु है वो कितनी गर्म है उसे हम उसकी ऊष्मा के हिसाब से बताते हैं। जितनी ऊष्मा होगी किसी वस्तु के अंदर वो उतनी ही गर्म होगी। ऊष्मा अगर कम होगी तो वो उतनी ठंडी होगी। यहाँ पर एक टेबल दिया है, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक वस्तु लिखी है आइसक्रीम और उसके सामने दो कॉलम बने हैं। पहला है ठंडा और शीतल, दूसरा है गुनगुना या गर्म। तो आइसक्रीम में ठंडे का सामने यहाँ टिक लगा है। इसी तरह से आप अलग अलग चीज़ों में कौन सी चीज़ आपको छू कर महसूस करते हैं और ठंडी महसूस होती है तो ठंडे में टिक लगाना है और गर्म महसूस होती है तो गर्म के नीचे टिक लगाना है। नेक्स्ट है इसमें चाय के प्याले में रखी चम्मच। जब चाय के प्याले में चम्मच रखा होता है तो वो आपको ठंडा महसूस होता है या गर्म महसूस होता है, तो आप उसको छू कर देख सकते हैं, वो गर्म महसूस होगा। इसी तरह से आप फलों का रस है तो वो ठंडा शीतल महसूस होगा। तलने के लिए किसी बर्तन का हैंडल, तलने के लिए जो बर्तन होते हैं उसका हैंडल कैसा महसूस होता है, ठंडा या गर्म या हल्का गर्म, तो आप महसूस कर सकते हैं उसका कि वो जो है हल्का गर्म हो जाता है। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। इस टेबल को आपने अपनी कॉपी में पूरा करना है। उसके बाद एक एक्टिविटी दी है यहाँ पर। इसके लिए आपने 3 बर्तन लेने हैं। पहले बर्तन में ये जो ए है इसमें ठंडा पानी लेना है, बी में गर्म पानी लेना है और सी में मिक्स थोड़ा गुनगुना सा पानी लेना है। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को इन 2 बर्तन में डालना है, ए और बी में। एक हाथ ठंडे पानी में और दूसरा गर्म पानी में। कुछ देर यहाँ रखने के बाद आपने दोनों हाथों को इस तीसरे बर्तन में सी में डाल देना है जिसमें गुनगुना पानी था। तो आप महसूस करेंगे कि जो हाथ आपका ठंडे पानी में था उस हाथ को ये पानी गर्म महसूस होगा और जो हाथ गर्म पानी में था उस हाथ को यहाँ पर ये ठंडा महसूस होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये पानी गर्म है कि ठंडा है? लिया तो हमने मिक्स था, गुनगुना था, लेकिन हो क्या रहा है कि एक हाथ को गर्म महसूस हो रहा है और दूसरे हाथ को ठंडा महसूस हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि हम छूकर हमेशा सही सही नहीं बता सकते कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, विश्वास नहीं कर सकते। ये हमारी जो स्पर्श इंद्री होती है, छूने की शक्ति होती है, ये हमें धोखा भी दे सकती है। तो उसके लिए अब कैसे बताएं कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, एग्जैक्ट कैसे बताएं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, तापमापी। आपने थर्मोमीटर यूज़ किया है, बुखार नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ होता है। तो जो टेम्परेचर है, ताप है, उसको मापने के लिए जो उपकरण है उसे हम तापमापी कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। तो इसको नापने के लिए जो थर्मोमीटर है वो यहाँ पर हम 2 टाइप के थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है डॉक्टरी थर्मोमीटर, जिसका इस्तेमाल शरीर का तापमान नापने के लिए किया जाता है, बुखार नापने के लिए किया जाता है। और वो आपने देखा होगा, वो इस तरह का होता है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इसे हम कहते हैं डॉक्टरी थर्मोमीटर। ये कांच का बना होता है। इसमें आगे के हिस्से में यहाँ पारा होता है। इसके अंदर पारा एक धातु है लेकिन वो लिक्विड द्रव अवस्था में रहता है। और इसके अंदर एक पतली सी कांच की एक ट्यूब होती है, नली होती है यहाँ पर। जब इसके शरीर का तापमान नापने के लिए इसे जीभ के नीचे मुंह के अंदर रखते हैं तो ये पारा गर्म होता है, गर्म होके फैलता है और इस पतली नली के अंदर, पतली पाइप के अंदर, ये जो अंदर ट्यूब है उसमें ये आगे बढ़ने लगता है। तो कुछ देर तक इसको मुंह के अंदर रखने के बाद ये आगे बढ़ना बंद कर देता है और मान लो वो यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि कितना टेम्परेचर लिखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर लिखा है 39 और नीचे लिखा है 102। तो ये 39 जो है ये डिग्री सेल्सियस में है और ये 102 जो लिखा है नीचे ये डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हम बोलते हैं कि बुखार 102 है। तो इस तरह से हम इसमें बुखार नापते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37, यहाँ रेड कलर में ये लिखा है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर नॉर्मल है, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसका शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होगा।
और फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इससे ऊपर है तो हम कहते हैं कि बुखार है। तो इस तरह का ये डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। इसकी जो रेंज है, परिसर बोलते हैं, वो है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 35 से 42 तक, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 94 से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो इससे सिर्फ शरीर का तापमान नापा जा सकता है 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का। अब अगर इससे ज़्यादा तापमान नापना है, उबलते हुए पानी का तापमान नापना है, तो क्या करें? तो उसके लिए हम दूसरे थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम है प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी। ये जो तापमापी है, इसका साइज भी थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बीच में दिखाया हुआ है प्रयोगशाला तापमापी। इसको भी अगर हम देखें तो ये भी सेम उसी तरीके का बना होता है। इसमें भी नीचे जो है पारा है, अंदर कांच की पतली ट्यूब होती है, उसके अंदर ये पारा आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें जो नापने की रेंज है, टेम्परेचर जो तापमान है वो कितना नाप सकते हैं, तो उसकी रेंज जो है स्टार्ट होती है यहाँ नीचे -110 डिग्री सेल्सियस से, -110 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर जो सबसे ज़्यादा ये तापमान नाप सकता है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है 110 डिग्री सेल्सियस। तो इससे जो तापमान नापना है हमने, उसकी रेंज आती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो इससे हम बर्फ़ का तापमान भी नाप सकते हैं, जमे हुए पानी का, और उबलते पानी का तापमान भी नाप सकते हैं। इससे तापमान नापने के लिए इसको जिस द्रव का तापमान नापना हो उसके अंदर डुबोते हैं, इस तरह से जैसे यहाँ पर ये दिखाया है। ये ध्यान रखें कि वो जो है बर्तन की दीवारों को और नीचे तले को टच ना करे। तो उसको पानी में डुबो के रखते हैं कुछ देर, और उसके बाद ये तापमान, ये जो पारा होता है अंदर, ये धीरे धीरे इसमें अंदर जो पतली ट्यूब है उसके अंदर ऊपर चढ़ने लगता है। और एक टाइम आता है एक जगह रुक जाता है, तो जहाँ पर रुक गया वो, उस जगह हम देख लेंगे क्या लिखा है, कितना तापमान लिखा है, उतना इस द्रव का तापमान हो जाएगा। तो इस तरह का जो तापमापी है इसे हम प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं। अब आजकल जो है डॉक्टरी थर्मामीटर की जगह डिजिटल थर्मामीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करना इजी रहता है क्योंकि इसमें हमें रीडिंग पढ़ने के लिए यहाँ स्क्रीन दी होती है, स्क्रीन में यहाँ पर डायरेक्ट टेम्परेचर आ जाता है, तो उसको हम देख सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये भी है कि इसमें पारे का इस्तेमाल नहीं होता। पारा जो है एक विषाक्त पदार्थ है, जहरीला है, तो अगर ये टूट जाए तापमापी जो कांच का है, उसके अंदर पारा है, वो निकल सकता है वहाँ से बाहर, और वो हमारे शरीर को, अगर हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो नुकसान कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर पारे का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ धातु का इस्तेमाल होता है, और टेम्परेचर देखना, बुखार चेक करना भी ईजी होता है। तो इसलिए इस तरह के तापमापी का इस्तेमाल होता है। इसे हम कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर, अंकीय तापमापी या डिजिटल थर्मामीटर। इसके बाद अब हमने देखना है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो आप अपने आसपास भी देखते हैं कि कोई चीज़ गर्म होती है तो उससे ठंडी चीज़ की तरफ ऊष्मा जाती है। कोई चीज़ गर्म है तो वो ठंडी चीज़ को ऊष्मा देती है और उसको भी गर्म करती है। जब आप कोई जैसे खाना ही बनाते हैं किसी बर्तन में, तो वो बर्तन गर्म होता है, उसको जब आप आग से हटा लेते हैं उसके बाद भी वो कुछ टाइम तक गर्म रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडा होता जाता है। तो ठंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपनी ऊष्मा जो है, जो आपका वातावरण है चारों तरफ, उसको दे देता है। तो गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ ऊष्मा चली जाती है, लेकिन वो जाती किस तरह से है, उसके तरीके क्या हैं, वो यहाँ पर हमने देखने हैं। तो उसमें हमारे पास 3 तरीके हैं। तो सबसे पहला जो है वो ठोसों के अंदर कैसे काम करता है वो है। उसके लिए ये एक्टिविटी आप लोगों ने की थी। इसमें आपने ये लोहे की एक छड़ ली थी और उसको आपने एक सिरे से गर्म करना शुरू किया था, और उसमें बीच में हमने यहाँ पर वैक्स, मोम लगाया था। तो उसमें आप देख रहे थे कि एक सिरा जो है गर्म, उससे ठंडे की तरफ
ऊष्मा आगे चलती जाती है और धीरे धीरे सबसे पहले जो सबसे नज़दीक का मोम था वो पिघल कर गिरता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। इस तरह से ये मोम पिघल कर गिरता जाता है। तो ऊष्मा स्थानांतरण का ये जो विधि है, जिसमें जो ठोसों में होती है, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ ऊष्मा जाती है, इस विधि को चालन कहते हैं। चालन कहते हैं इस विधि को। तो आप इसको याद रखना, इस विधि को चालन कहते हैं। और इस तरह के जो मटेरियल होते हैं जिसमें ऊष्मा इस तरह से चलती है, उसको हम चालक कहते हैं, ऊष्मा के चालक। लोहा, तांबा, स्टील, जितने भी धातु हैं उसमें ऊष्मा का चालन अच्छे से होता है। और जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते इस तरह से, उसे हम कुचालक कहते हैं। तो कुचालक वो हैं जिनमें ऊष्मा इस तरह से आसानी से स्थानांतरित नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, उनको एक सिरे को गर्म करें तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। लकड़ी अगर जलती हुई लकड़ी भी लें तो आपकी एक सिरे से वो गर्म रहेगी लेकिन दूसरा सिरा ठंडा रहेगा। तो इसका मतलब है कि उसमें ये चालन नहीं हो रहा है, तो उन्हें हम कुचालक कहते हैं। इसका ये आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। गर्म पानी लें आप किसी बर्तन में, उसमें अलग अलग पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं डुबो दें, तो कुछ टाइम बाद आप उसके दूसरे सिरे को टच करके महसूस कर सकते हैं कि गर्म हुआ या नहीं। गर्म पानी में अगर स्टील का चम्मच डाला है तो उसको आप दूसरे सिरे से टच करेंगे, वो गर्म महसूस होगा। ये पेंसिल लकड़ी की बनी है, इसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा। स्केल प्लास्टिक का बना है, ये गर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब स्टील से बना हुआ ये चम्मच जो है ये सुचालक है, अच्छा चालक है, और लकड़ी और प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं जो हैं ये कुचालक हैं। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। ऊष्मारोधी, जो कुचालक हैं जिनमें ऊष्मा का चालन नहीं हो रहा है, उन्हें ऊष्मारोधी भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा को रोकते हैं आगे जाने से। रोधी मतलब रोकना। तो इस तरह से ऊष्मा चालन से ठोसों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, और ये ध्यान रखें कि गर्म से ठंडे सिरे की तरफ चलती है। नेक्स्ट है ठोसों और द्रवों के लिए। जब आप पानी को गर्म करते हैं तब ऐसा नहीं होता कि पानी एक साइड से गर्म हुआ और दूसरी साइड से ठंडा है और धीरे धीरे गर्म हो रहा है। पानी का तापमान पूरा एक साथ बढ़ता जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। आप किसी बर्तन में पानी लें और पानी में कोई इंक की एक बूंद डाल दें। फिर आप पानी को गर्म होता हुआ देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इंक जो है फैलेगी और नीचे से ऊपर की तरफ वो फैलना शुरू होगी और चारों तरफ फिर घूमेगी। तो इस तरह की जो विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण इस तरह से होता है, इसे हम संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संवहन। ऊष्मा का संवहन। तो ये संवहन विधि से होता है और इसमें जो है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ नहीं जाती है ऊष्मा, बल्कि ऊष्मा द्रव या गैस में पूरी तरह से चारों तरफ फैलती है। लेकिन इसमें ये एक बात ये ध्यान देने वाली है कि जो सिरा गर्म होता जाता है, जिस तरफ से उसको ऊष्मा मिल रही है, जैसे यहाँ पर नीचे से ऊष्मा मिल रही है इसको, पानी को, तो वहाँ से वो कण पानी के गर्म होकर ऊपर उठते जाते हैं। तो ऊपर जाते हैं और ऊपर से ठंडे नीचे आते जाते हैं। तो पूरा इस तरह से गर्म होता जाता है, जो गर्म हो गया वो ऊपर और ठंडा नीचे आता जाता है। तो इस तरह से संवहन होता है। गैसों में भी इस तरह से ही होता है। यहाँ पर उसके लिए भी एक एक्टिविटी है, आप मोमबत्ती जलाएं और उसके ऊपर अपना एक हाथ रखें और एक साइड में रखें। तो आप महसूस करेंगे कि ऊपर वाला हाथ जो है वो ज़्यादा गर्म महसूस करता है और साइड वाले में कम गर्मी महसूस होती है। तो ये क्यों हो रहा है? ये भी संवहन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठती है। कोई भी चीज़ जो द्रव है या गैस है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। तो जो भी गर्म हो रही है हवा वो ऊपर जा रही है और ऊपर आपके हाथ को गर्म महसूस हो रहा है, और साइड में जो ठंडी हवा है वो आ रही है नीचे, तो साइड में थोड़ा ठंडा महसूस होता है, उतनी गर्मी महसूस नहीं होती है। तो ये जो ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है ये संवहन है।
तो ठोसों में हमने कहा चालन होता है और द्रवों और गैसों में संवहन होता है। उसके बाद तीसरी एक और विधि है जिसके लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं है। ये बीच का अभी मैं छोड़ रहा हूँ, इसके लिए हम वापस आएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो विधि है उसको देख लेते हैं। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। वो क्यों होती है? वो गर्मी कहाँ से आ रही है? वो धरती तक सूर्य से आ रही है, सूर्य की गर्मी है वो। लेकिन सूर्य से जो गर्मी आ रही है वो कैसे आ रही है? बीच में तो ना ठोस है कोई, ना द्रव है, ना गैस है। ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बिल्कुल खाली है, निर्वात बोलते हैं उसको। बीच में कोई माध्यम नहीं है। तो बिना माध्यम के भी हम तक सूरज की गर्मी पहुंच रही है हम तक। तो वो कैसे पहुंच रही है? उस विधि को कहते हैं विकिरण। विकिरण जो है, इसके लिए ऊष्मा का स्थानांतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, ना गैस की, ना ठोस की, ना द्रव की। तो हवा या पानी इस तरह से कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हम तक पहुंचती है। जब हम आग सेकते हैं सर्दियों में, हीटर्स के सामने बैठते हैं, तो उससे जो हमें गर्मी पहुंचती है वो जैसे ही आप आग के सामने बैठते हैं तुरंत गर्मी मिलना शुरू हो जाती है। तो वो जो है वो विकिरण विधि से ही मिलती है। तो विकिरण सबसे फास्ट, सबसे तेज़ विधि है ऊष्मा के स्थानांतरण की। इसमें बहुत तेज़ी से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और इसमें बीच में कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। तो 3 विधियां हो गई, चालन, संवहन और विकिरण। अब आते हैं यहाँ पीछे, ये थोड़ा सा यहाँ पर समुद्र तटीय क्षेत्रों के लिए, समुद्र तट के पास रहने वाले, समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं उनको एक बड़ी मज़ेदार सी घटना महसूस होती है। क्या घटना है वो यहाँ पर है। वहाँ पर वो दिन में ठंडी हवा महसूस करते हैं और रात को गर्म हवा, और इसलिए वो अपनी घर की खिड़कियाँ जो हैं समुद्र की ओर बनाते हैं। दिन में जब सूर्य निकला होता है वैसे गर्म नहीं महसूस होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम ठंडी हवा महसूस होती है, उनको ठंडी हवा आती है समुद्र की तरफ से। तो वही यहाँ पर दिखाई हुई है। और रात के समय जब सूर्य नहीं होता है उस वक्त जो है धरती से, ज़मीन से समुद्र की तरफ हवा चलती है और जो उन तक हवा पहुँचती है वो गर्म हवा होती है। तो इस तरह से ये घटना होती है, इसे यहाँ पर दिखाया है। क्यों होता है वो देखना है हमने। तो ये सबसे पहले दिन का समय देखते हैं। दिन के समय में क्या हो रहा है? तो दिन के समय सूर्य की गर्मी से पानी और ज़मीन दोनों गर्म होना शुरू करते हैं, लेकिन पानी जो है वो गर्म होने में टाइम लगाता है, धरती जल्दी गर्म हो जाती है। तो ज़मीन जल्दी गर्म हो गई, पानी उतनी जल्दी गर्म नहीं हुआ। तो वही यहाँ नीचे दिखाया है, ज़मीन यहाँ गर्म है, पानी ठंडा है। तो जहाँ गर्म है वहाँ की आसपास की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और उसकी जगह लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवा आती है। तो समुद्र से इसलिए ठंडी हवा आती है ज़मीन की तरफ। तो इसको कहते हैं समुद्र समीर। समुद्र समीर, समीर मतलब हवा ही होता है। तो ये समुद्र समीर यहाँ पर चलती है दिन के समय, ठंडी हवा आती है। उसके बाद दूसरा रात के समय देखें तो जो चीज़ हम जैसे पानी की बात कर रहे थे कि ये गर्म होने में टाइम लगाता है, जो चीज़ गर्म होने में ज़्यादा देर लगाती है वो चीज़ ठंडी होने में भी ज़्यादा देर लगाती है। जो चीज़ जल्दी गर्म होती है वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो रात के समय क्या होता है कि रात के समय धरती, ज़मीन और पानी दोनों ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़मीन क्योंकि जल्दी गर्म हुई थी इसलिए ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है और पानी उतनी जल्दी ठंडा नहीं होता। तो ज़मीन यहाँ पर उस वक्त रात के समय ठंडी होती है और पानी गर्म होता है। तो गर्म हवा जो है पानी के आसपास की वो ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह लेने के लिए ज़मीन से ठंडी हवा समुद्र की तरफ जाती है। तो इसलिए ज़मीन से समुद्र की तरफ समीर चलती है, हवा चलती है, और उस समीर को कहते हैं थल समीर। और थल समीर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज़मीन से, थल से चली, थल मतलब ज़मीन, तो इसे हम थल समीर कहते हैं। तो 2 तरह की समीर हो गई, समुद्र समीर और थल समीर, और ये संवहन की वजह से ही हो रहा है सारा। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक यहाँ पर हमारे पास है इस चैप्टर में। सर्दियों और गर्मियों में हम कपड़े जो पहनते हैं उनके प्रकार अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके रंग अलग अलग टाइप के होते हैं। गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, सर्दियों में हम गहरे डार्क रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं।
ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम गर्मियों में गहरे रंग के जैसे काले कपड़े पहने तो आपने खुद महसूस किया होगा कि उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि गहरे रंग के पदार्थ जो होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करती हैं, अपने अंदर ऊष्मा को ज़्यादा ग्रहण करती हैं। इसको आप करके देख सकते हैं। 2 बर्तनों में समान मात्रा में पानी लो, एक काला बर्तन और एक बाहर से सफ़ेद बर्तन, तो आप देखेंगे कि उसमें काले बर्तन में पानी जल्दी गर्म हो जाता है, सफ़ेद में देर से गर्म होता है, क्योंकि काले बर्तन में ऊष्मा जल्दी ग्रहण होती है, सफ़ेद उतनी आसानी से ऊष्मा को ग्रहण नहीं करता। इसलिए हम गर्मियों में हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के, और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। इसी तरह से एक और इसी के साथ पॉइंट है, सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं जो हमें गर्म बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऊन के रेशे जो है उसमें वायु फंसी होती है। पहली बात, ऊष्मा रोधी भी है, वो ऊष्मा के कुचालक हैं, और साथ में ही उसमें बीच में वायु फंसी होती है, हवा होती है, और हवा जो है हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, वो और ज़्यादा ऊष्मारोधी बन जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती, इसलिए हमारा शरीर गर्म बना रहता है। तो ये यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट था। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, ऊष्मा। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा वो आप यहाँ पर ये पॉइंट्स देख सकते हैं। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स जाकर, पीछे जाकर फिर से देख सकते हैं। उसके बाद आपने अच्छे से समझने के बाद ये अभ्यास के प्रश्न करने हैं, इनको आप रफ नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।